आज की हमारी कहानी का नाम है अपमान बना सम्मान। आज आर्यन ने कांच का ग्लास टेबल से उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया और गुस्से से पैर पटकते हुए बोल रहा था कि तुम जैसी गंवार लड़की से शादी करके मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। ना जाने मेरे माता पिता ने तुम में ऐसा क्या देखा जो मेरी शादी तुमसे कर दी, तुम जैसी बदसूरत लड़की से। और नब्या के पास आकर आर्यन नब्या को झकझोरते हुए बोलता है, अब रहो तुम इस घर में महारानी बनकर। और पास ही टेबल पर रखे फूलदान को उठाकर जमीन पर पटक देता है। डरी सहमी बेचारी नब्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में हो क्या रहा है और उसकी गलती क्या है जो उसे यह सब सहना पड़ रहा है। इधर आर्यन की माँ राधिका बहुत ही खुश हो रही थी कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे की शादी अपने पति के दोस्त की बेटी से करवा दी, क्योंकि राधिका जी के पति विष्णु दयाल जी ने अपने मरते हुए दोस्त को वचन दिया था कि वह उनकी बेटी को अपनी घर की बहू बनाएंगे। आज राधिका जी को तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने पति के वचन को पूर्ण करवा के उनके दोस्त की आत्मा को शांति दिलवाई है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके बेटे आर्यन को नब्या का सांवलापन बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। राधिका जी तो खुशी मन से अपने रिश्तेदारों के साथ बैठी हुई थीं और विवाह के बारे में बातें कर रही थीं कि तभी उनका बेटा आर्यन बौखलाता हुआ अपने कमरे से निकलता है और बोलता है, माँ कैसी गंवार लड़की से मेरी शादी करवा दी, जिसे ना तो ठीक से हिंदी बोलना ही आता है और ना ही अंग्रेजी, और ना ही वह शक्ल और सूरत की है, ना ही पहनने का उसे कोई ढंग है। इसीलिए मैं आप लोगों से इतनी बार बोल रहा था कि मुझे अपनी पसंद की शादी करनी है, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो अपना वचन निभाना था। अब निभा लो अपने वचन को। ये रही आपकी बहू, रखो अपने पास। आप दोनों लोगों ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। अब मैं नहीं रह सकता इस गंवार औरत के साथ जिसे ना तो अच्छे से बोलना आता है और ना ही ये देखने में सुंदर है। और गुस्से में आर्यन अपना सामान बैग में भरने लगता है। तभी विष्णु दयाल जी बोलते हैं, अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते बेटा, वह तुम्हारी जीवन भर की संगनी बन गई है और वह तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, जिसके साथ तुमने अग्नि के पवित्र फेरे लिए और अपनी पत्नी बनाकर और इस घर की बहू बनाकर उसे यहाँ लाए हो। तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। आर्यन की बातों को सुनकर विष्णु दयाल जी बहुत ही गुस्से में उससे बोलते हैं, लेकिन आज आर्यन का तो गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसके ऊपर अपने माता पिता की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह गुस्से में अपने पिताजी से बोलता है, कैसी जिम्मेदारी पिताजी, आपने तो अपने वचन के खातिर 2 जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें और पसंद थीं, आपने जबरदस्ती मेरी शादी इस लड़की से करवा दी। आपने मेरी भी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अब झेलो इस लड़की को। तभी विष्णु दयाल जी अपने बेटे से बोलते हैं, हाँ बेटा, तुम्हारी कुछ ख्वाहिशें थीं, लेकिन हमने तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छी लड़की के साथ की है। कुछ दिन उसके साथ रहोगे तभी तो उसकी अच्छाइयों को जान सकोगे। अभी उसको आए इस घर में कुछ ही घंटे हुए हैं और तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अरे बेटा, कुछ तो इस शादी की लाज रखो। हमने भी तुमसे जबरदस्ती नहीं की थी। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा था तो शादी के लिए पहले ही मना कर देना चाहिए था। तब आर्यन बोलता है, मेरा तो उस समय दिमाग ही खराब था, मैं भावनाओं में बह गया था, लेकिन मुझे अब यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इसके साथ एक पल भी नहीं रह सकता। राधिका जी ने अपने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने भी उसे बहुत समझाया, पर आर्यन को तो आज ना जाने कौन सा भूत सवार था। राधिका जी बोलती है, बेटा जो किया वह बहुत ही सोच समझ कर किया हम लोगों ने। विश्वास रखो बेटा, नब्या से अच्छी समझदार जीवन साथी तुम्हें नहीं मिल सकती। समझने की कोशिश करो बेटा।
तभी आर्यन बोलता है, कितनी समझदार है वो तो दिख रही है मुझे। ऐसा करिए, आप ही इसका अचार डालकर खाते रहिएगा, पर अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता और मैं जा रहा हूँ अपनी जॉब पर वापस। मुझे बुलाने की कोशिश मत करिएगा। राधिका जी अपने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन आर्यन उनका हाथ झटकते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर खड़ी नव्या को घूरता हुआ वहां से चला जाता है। नव्या अब ये सब देखकर और सुनकर काठ की गुड़िया सी खड़ी बुत बनकर सिर्फ आंखों से अनगिनत आंसू बहाए जा रही थी। एक पल में ही उसकी ख्वाहिशों का महल टूटकर बिखर गया हो। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके जीवन में ये क्या हो रहा है। नव्या की भी ख्वाहिशें थीं जो कि हर एक कुंवारी लड़की अपने जीवन साथी के साथ देखना चाहती है। उसकी क्या गलती थी जो उसको जीवन भर का दर्द मिल गया। बस यही गलती थी ना कि उसने अपने पिताजी के वचन का पालन किया था। अभी 10-11 घंटे पहले ही वह अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल आई थी, लेकिन इन मात्र 10-12 घंटों में ही उसकी जिंदगी ने कई करवटें ले ली। नव्या खड़ी खड़ी सोच रही थी कि ये कैसी वचन की बेड़ियां थीं जिसके अंजाम के बारे में शायद ही किसी को पता हो। एक ऐसा वचन जो कई जिंदगियों को बर्बाद कर गया। नव्या दरवाजे के बाहर जिंदगी के कटु सत्य से रूबरू हो रही थी कि तभी बेटे के पीछे भागते हुए राधिका जी और विष्णुदयाल जी आते हैं। विष्णुदयाल जी के और राधिका जी के अपने बहू नव्या को देखकर उनके पैर कुछ पल के लिए वहीं टिक जाते हैं, पर फिर वे बेटे के मुंह में व्याकुल होकर आर्यन रुक जा बेटा, आर्यन रुक जा बेटा कहते हुए भागते हैं। राधिका जी और विष्णुदयाल जी जब तक भागते हुए अपने बेटे के पीछे जाते हैं, तब तक आर्यन कार में बैठकर निकल जाता है। आज तो मानो राधिका जी और विष्णुदयाल जी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे वे अपनी नई नवेली बहू से नजर मिलाएंगे। बहू को अभी आए हुए कुछ ही पल हुए थे, ठीक से वह अपने घर में बैठ भी नहीं पाई थी। अरे कैसे उसे संभालेंगे, यही सब सोचते सोचते राधिका जी अपने सर पर हाथ रखकर वही सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं और बैठकर सोचने लगती हैं, हे भगवान, एक तरफ मेरे बेटे का नाराज होकर यूं घर से चला जाना और दूसरी तरफ मेरी नई बहू की जिंदगी बर्बाद होना। एक ऐसी परीक्षा की घड़ी आप ले रहे हो। अभी भी ये सब सोच ही रही थी कि तभी हाथ में पानी का गिलास लिए नव्या राधिका जी के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, माँ जी पानी पी लीजिए, आप चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त जो है सब दर्द का मरहम होता है, वही दर्द देता है तो मरहम भी वही लगाता है। आज अगर आपके बेटे की शादी मुझसे नहीं होती तो आप लोगों का घर छोड़कर वो यूं ऐसे नहीं जाते। बदकिस्मत तो मैं हूँ जो बचपन में मेरी माँ मर गई और जवानी की दहलीज पर पहुँची तो पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अब शादी हुई तो पति ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया, कहते हुए नव्या रोने लगती है। तब राधिका जी बहू को चुप कराते हुए बोलती हैं, नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो ऊपर वाले का ही खेल है। हम सब तो उनके हाथ की कठपुतली हैं, वह जैसा चाहे वैसा हम लोगों को नचाते हैं और तुमको इस घर की बहू बनाकर लाना हमारी कोई गलती नहीं। राधिका जी ने बड़े ही प्यार से नव्या को बोला। नव्या उनकी गोद में सर रखकर रोने लगी। तभी विष्णुदयाल जी आते हैं और नव्या के ऊपर हाथ रखकर बोलते हैं, बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो वही किया जो एक बेटी को करना चाहिए और बचन से तो तुम नहीं बंधी थी बेटा, मैं बंधा हुआ था। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसके जिम्मेदार मैं भी हूँ। मैंने ही मरते टाइम तुम्हारे पिता को वचन दिया था कि मैं तुम्हारा पूरी तरीके से ख्याल रखूँगा।
मैंने तो अपने बेटे आर्यन से भी इस संबंध में बात की थी, लेकिन उस टाइम तो उसने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा शादी के लिए उसकी रजामंदी है। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा मुझे यह दिन दिखाएगा। फिर विष्णुदयाल जी नव्या के सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, बेटा तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। बेटा मुझ पर भरोसा रखना, मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ जरूर लाऊंगा। और कहते हुए विष्णुदयाल जी खुद भी रोने लगते हैं। आज उनके बेटे ने उनको रोने के लिए विवश कर दिया था। फिर विष्णुदयाल जी तो अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन राधिका जी और उनकी बहू नव्या आपस में बात करके एक दूसरे का दुख बांटने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। नव्या अपने स्वभाव और सेवा भाव से अपने सास ससुर का दिल जीत लेती है। वह सबकी लाडली बन जाती है। समय तो अपनी गति से चल ही रहा था। नव्या अपने माता पिता समान सास ससुर की सेवा कर कर खुश थी, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। वह अपने ससुराल में तो रह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पति को तो याद करती ही थी ना। इधर विष्णुदयाल शर्मा जी और राधिका जी भी अपने बेटे के वियोग में दुखी रहते थे, लेकिन वे तीनों लोग एक दूसरे को अपना दुख नहीं दिखाते। घर के तीनों सदस्य एक दूसरे के सामने ऐसे रहते जैसे किसी को कुछ दुख नहीं है, लेकिन मन की पीड़ा तो वो समझते ही थे। आखिर किसी का पति और किसी का बेटा इस घर में जो नहीं था। शादी को अभी बीते हुए 4 महीने ही हुए थे कि अचानक एक दिन फोन पर आर्यन के नाम की घंटी बजती है। आर्यन का नाम देखकर अपने फोन पर राधिका जी एकदम खुशी से चहक उठती हैं, क्योंकि लगातार 4 महीने से आर्यन ने ना तो अपने माता पिता से बात की और ना ही अपनी पत्नी से। फिर राधिका जी खुशी खुशी फोन उठाती हैं और बोलती हैं, हेलो आर्यन बेटा, कैसे हो? उधर से फोन पर आवाज आती है, मैं सिटी हॉस्पिटल दिल्ली से बोल रहा हूँ। आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और अभी वह आईसीयू में भर्ती है, तो आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। एक्सीडेंट की खबर सुनकर राधिका जी तो बेसुध होकर नीचे बैठ जाती हैं। उनको ऐसी हालत में देखकर नव्या दौड़कर उनके पास आती है और बोलती है, माँ जी क्या हो गया? किसका फोन था? कुछ बताइए माँ जी, क्या हो गया? लेकिन राधिका जी के मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह लगातार रोए जा रही थीं। तभी वह चिल्लाते हुए अपने ससुर जी को बुलाती है, बाबूजी जल्दी आइए, देखिए ना माँ को क्या हो गया है। वह कुछ बोल ही नहीं रही है। नव्या की आवाज़ सुनकर विष्णुदयाल जी अपने कमरे से जल्दी से चलकर आते हैं और देखते हैं कि उनकी पत्नी तो बेसुध हुई रोए जा रही है। फिर वह उनके पास आते हैं और इनको हिलाकर पूछते हैं, राधिका क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों रोए जा रही हो, बताओ तो। लेकिन राधिका जी के मुंह से तो एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। तो विष्णुदयाल जी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं और बोलते हैं, बताओ तो राधिका, क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तो बताओ। तब राधिका जी बोलती है, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। अपनी पत्नी के मुख से यह बातें सुनकर विष्णुदयाल जी भी कुछ घबरा जाते हैं और उनको झकझोर कर पूछते हैं, क्या हो गया राधिका, मुझे सही सही बताओ। तब राधिका जी रोते हुए बोलती हैं, हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और वह दिल्ली के सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। जल्दी चलिए, हमें अपने बेटे को बचाना है। सुनिए जी, हमारा बेटा आईसीयू में है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरे बेटे को बचा लो। हे भगवान, हमसे क्या गलती हो गई जो आप दुख पर दुख दिए जा रहे हैं। राधिका जी बोले ही जा रही थी और आंखों में झरझर आंसुओं की धार निकलती जा रही थी, जिसे देखकर विष्णुदयाल जी राधिका जी को सीने से लगाते हुए कहते हैं,
कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, तुम भरोसा रखो। और हाँ, तुम कपड़े पैक करो, मैं जल्दी से कार की व्यवस्था करता हूँ। हमें जल्दी ही निकलना है क्योंकि रास्ते में ही हमें 4 घंटे का समय लगेगा। जल्दी से सामान पैक करो और मैं कुछ पैसों की भी व्यवस्था करके आता हूँ। विष्णुदयाल जी आगरा में रहते थे और उनका बेटा आर्यन दिल्ली में नौकरी करता था। ऐसा कहकर विष्णुदयाल जी गाड़ी की व्यवस्था करने चले जाते हैं। साथ ही वह बैंक से पैसे भी निकालने जाते हैं। इधर घर पर राधिका जी और नव्या सामान बांध लेती हैं। थोड़ी देर में ही विष्णुदयाल जी गाड़ी लेकर आ जाते हैं। सभी लोग आगरा से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। इधर पूरे रास्ते नव्या उदास रहती है और दुखी भी, और मन ही मन सोचती है कि हे भगवान, कैसी किस्मत लिखी है आपने, क्यों बिछड़ने का दुख मुझे ही दिया है। माँ पिताजी को पहले ही खो चुकी हूँ और अब वह तो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। भले ही आर्यन मुझे अपनी पत्नी ना मानता हो, लेकिन वो है तो मेरे पति ही, और वह अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हट सकती थी। दिव्या की सास राधिका जी ने तो उससे मना भी किया था कि वह वहाँ उनके साथ ना चले, लेकिन वह उनके मना करने के बावजूद भी उनके साथ आ गई, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उसके कर्मों की सजा आर्यन भुगत रहा है। वह जब से आर्यन की जिंदगी में आई है, उसका हंसता खेलता परिवार बिखर गया। विष्णुदयाल जी का इकलौता बेटा उनसे मुंह मोड़कर चला गया, और इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ वह है। नव्या अपने आप को अभी कोस ही रही थी कि तभी एकदम गाड़ी रुकती है और वह देखती है कि हॉस्पिटल आ गया है। विष्णुदयाल जी एक पल की देरी किए बिना अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं और रिसेप्शन पर आर्यन के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। तभी आर्यन का नाम सुनकर वहीं बैठा उसका दोस्त रोहित उनके पास आता है और कहता है, अंकल जी, मैं आर्यन का दोस्त रोहित हूँ, आप चलिए मेरे साथ। फिर सभी लोग रोहित के पीछे पीछे आईसीयू तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर राधिका जी और विष्णुदयाल जी का तो आपा ही खो जाता है। वे बुरी तरीके से रोने लगते हैं। नव्या दौड़कर अपने सास ससुर को चुप कराती है और उनको पास में ही पड़ी बेंच पर बैठाती है। जब विष्णुदयाल जी थोड़ा सा संभलते हैं तो वह रोहित से एक्सीडेंट के बारे में पूछते हैं। तब रोहित उनसे बोलता है, अंकल जी, मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता है कि कल आर्यन कुछ ज़्यादा ही उदास था, उसकी जॉब छूट गई थी और वह। ऐसा कहकर रोहित नव्या और राधिका जी को देखकर शांत हो जाता है। तो विष्णुदयाल जी बोलते हैं, बेटा और क्या, मुझे बताओ, मुझे पूरी बात बताओ कि मेरे बेटे आर्यन के साथ क्या हुआ। और रोहित के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं। तो रोहित उनके हाथ पकड़कर बोलता है, अरे नहीं अंकल, ऐसा मत कीजिए, आप तो मेरे पिता समान हैं। फिर रोहित विष्णुदयाल जी को एक किनारे ले जाता है और उनको उनके बेटे आर्यन और जया के बारे में बताता है। अंकल, जया और आर्यन एक ही कंपनी में जॉब करते थे। काम के दौरान उन दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ने लगी थीं। देखते ही देखते जया आर्यन को पसंद करने लगी, साथ ही उसे प्यार भी करने लगी थी। लेकिन आर्यन को यह एहसास नहीं था कि वह जया से प्यार करने लगा है। शायद इसीलिए उसने नव्या भाभी से शादी कर ली। इधर जया भी उसे प्यार के वास्ते दे रही थी। आर्यन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वह शादी के बाद यहाँ चला आया। जया को लगा कि उसने नव्या से शादी नहीं की है, लेकिन जब उसे पता चला कि आर्यन नव्या से शादी करके यहाँ आया है, तो वह उससे बोल रही थी कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दो। इसी के कारण दोनों में थोड़ा सा झगड़ा चल रहा था। आर्यन इस वजह से अपने ऑफिस के कामों पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसीलिए उसके बॉस ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। इधर जया से झगड़ा और उधर नौकरी छोड़ने के दुख से वह बहुत निराश था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
इसीलिए उसने कल रात बहुत शराब पी रखी थी। शराब के नशे में वह कार निकाल कर जाने लगा। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना और कार निकाल कर चला गया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। रात में 2 बजे मेरे पास फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो वह आर्यन का था और उसके फ़ोन से उधर से आवाज़ आई कि वह सिटी हॉस्पिटल दिल्ली से बोल रहे हैं। मैं भागकर जब इधर आया तो देखा आर्यन आईसीयू में भर्ती है और तब से डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। नर्स बोल रही थी कि काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, इसीलिए पिछले 5 घंटे से उसका इलाज हो रहा है। रोहित के मुंह से सब बातें सुनकर विष्णुदयाल जी तो जड़बत रह जाते हैं। उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आता। वह अपना सर पकड़कर बेंच पर बैठ जाते हैं और रोते हुए बोलते हैं कि एक बार बेटा मुझे अपनी स्थिति तो बताते। मुझसे अनजाने में 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई। तभी रोहित उनके कंधे पर हाथ रखता है। अंकल जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सब ईश्वर का ही खेल है। उनके आगे अंकल हम लोगों की नहीं चलती है। वो जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। रोहित की बात सुनकर विष्णुदयाल जी अपने आप को संभालते हैं और अपने आंसू पोंछते हुए फिर से राधिका जी और नव्या के पास आ जाते हैं। तभी आधा घंटे के बाद आईसीयू की लाइट बंद होती है और डॉक्टर शर्मा बाहर आते हैं। डॉक्टर के बाहर आते ही विष्णुदयाल जी, राधिका जी उनके पास जाते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं, देखिए मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब आप भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि पेशेंट के लिए 72 घंटे बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं। इसलिए ऊपर वाले से फरियाद करिए सब कुछ ठीक हो जाए। इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। अब तो ऊपर वाले पर ही विश्वास रखिए। 72 घंटे सुनकर तो राधिका जी के आंखों से आंसू आना ही बंद नहीं हो रहे थे और नव्या तो अंदर ही अंदर घुट रही थी। अपनी पत्नी और बहू को इस हालत में देखकर विष्णुदयाल जी भी अंदर ही अंदर बेचैन हो रहे थे, क्योंकि 72 घंटे काटना सभी के लिए बहुत बड़ा काम था। कोई भी ना तो खाना खा पा रहा था और ना ही आराम कर पा रहा था। राधिका जी और नव्या वही अस्पताल के मंदिर में बैठकर भगवान के सामने अपनी अर्जी लगा रही थीं। खैर किसी तरह 72 घंटे बीते और उन दोनों की तपस्या का फल मिला। विष्णुदयाल जी और राधिका जी भागकर आर्यन से मिलने आईसीयू में जाते हैं और उन दोनों के पीछे पीछे नव्या भी अपने गंभीर कदमों से दाखिल होती है। अपने पिताजी और माँ जी को देखकर आर्यन की आंखों से आंसू बरबसी निकल जाते हैं, पर जैसे ही उसकी नज़र अपनी पत्नी नव्या पर पड़ती है तो उसकी नाराजगी और नफरत भरी निगाहें उसे कटघरे में खड़ा कर देती हैं। नव्या दूसरों की नज़रों को पढ़ना भली भांति जानती थी, क्योंकि किस्मत ने उसे यही तो आज तक दिया था। इसलिए वह उसके रूम से तुरंत ही निकल जाती है और ईश्वर के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर आते जाते लोगों को देखकर खुद को संभालती है और अपनी किस्मत की इस लड़ाई से लड़ने के लिए अपनी कमर कस लेती है। उसे पता था कि आर्यन उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देगा, क्योंकि वह नव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वह अपनी इस हालत का जिम्मेदार नव्या को ही मानता था। लेकिन नव्या भी अपने कर्मों और दायित्वों से पीछे हटने वाली लड़की नहीं थी। उसने भी तय कर लिया था कि वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगी और एक बार फिर से वह आईसीयू में जाकर आर्यन के पास खड़ी हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में नर्स आती है और बोलती है कि आर्यन की अभी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिलहाल उसे अभी होश आया है, वह अभी ठीक नहीं हुआ है। खैर राधिका जी और विष्णुदयाल जी को तो बस इस बात की खुशी थी कि उनका बेटा उनकी आंखों के सामने था। हाँ, तकलीफ़ों से जूझ रहा था पर सही सलामत था। इसी बात के लिए दोनों पति पत्नी भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि तभी नर्स आकर कहती है,
विष्णु दयाल जी आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। विष्णु दयाल जी, राधिका जी और नव्या जैसे ही डॉक्टर शर्मा के केबिन में पहुंचते हैं तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, आइए आइए बैठिए। और आगे डॉक्टर शर्मा बोलते हैं, देखिए मैं आप लोगों को कोई भ्रम की स्थिति में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। आर्यन की एमआरआई और एक्सरे रिपोर्ट दिखाते हुए कहते हैं, एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ था कि आर्यन की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई है। शायद वह फिर कभी खड़ा ना हो पाए। सर पे भी काफ़ी चोटें आई हैं, पर अभी खतरे से बाहर है। एक हाथ और एक पैर भी फ्रैक्चर हुआ है, तो उसे ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। उसके कुछ ऑपरेशन भी किए गए हैं रीढ़ की हड्डी ठीक करने के लिए, पर पूरी तरह से कामयाब हुए हैं या नहीं यह तो कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा, जब वह उठकर बैठ पाएगा। फिर डॉक्टर शर्मा आगे बोलते हैं कि ऐसे केसों में कई बार देखा गया है कि पेशेंट आजीवन बेड पर ही पड़े रहते हैं। सिर्फ 5% ही उम्मीद होती है कि वह अपने कार्य स्वयं कर सके, सही से चल पाए और बैठ पाए, या हम कह सकते हैं कि अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाए। पर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आर्यन पूरी तरह से ठीक हो जाए और अपनी जिंदगी जैसे वह जीता आया है वैसे ही जिए। डॉक्टर शर्मा जी की बातें सुनकर सभी के चेहरे पर गंभीरता की लकीरें दिखाई देने लगती हैं, पर कर भी तो क्या सकते हैं सिवाय ईश्वर से प्रार्थना करने के। खैर, दिन यूं ही इंतजार में बीत रहे थे कि एक दिन आर्यन पूरी तरह से ठीक होकर घर वापस आ जाएगा। आखिरकार ईश्वर ने उनकी सुन ली और वह दिन आ गया जिस दिन डॉक्टर ने उसको घर ले जाने की इजाज़त दे दी। आर्यन घर तो वापस आ जाता है, लेकिन वह नव्या को नहीं देखना चाहता। वह चाहता है कि नव्या उससे दूर ही रहे, लेकिन यह संभव नहीं था, क्योंकि किसी न किसी को तो 24 घंटे आर्यन के पास रहना ही था उसकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि वह अभी भी उठकर चलने फिरने की स्थिति में नहीं था और ऐसे में नव्या ही थी जो उसकी अच्छे से देखभाल कर सकती थी। लेकिन आर्यन की जिद के आगे विष्णु दयाल जी और राधिका जी को झुकना पड़ा। उन्होंने रोहित से कहकर एक नर्स की व्यवस्था करा ली, लेकिन नर्स भी सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक रहती थी। बाकी के टाइम में उन दोनों लोगों को ही उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। 10-15 दिन तो जैसे तैसे कट गए। विष्णु दयाल जी ने अपने बेटे की जैसे तैसे देखभाल की, लेकिन एक दिन विष्णु दयाल जी की भी तबीयत खराब हो गई, तो राधिका जी को ना चाहते हुए भी नव्या से बोलना पड़ा कि बेटा, अब तुम्हें ही अपने पति की देखभाल करनी होगी। तुम्हें ही उसको सही समय पर दवा देनी है और तुम्हें ही उसको सही टाइम पर एक्सरसाइज भी करानी है। राधिका जी की बात सुनकर नव्या दंग रह जाती है, क्योंकि आर्यन तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था कि वह उसके कमरे में भी जाए। राधिका जी अपनी बहू नव्या की आंखों में देखकर समझ जाती है कि वह क्या सोच रही है, और वह धीरे से बोलती है, बेटा सह लेना इस पवित्र रिश्ते के खातिर। देखना एक दिन आर्यन का दिल भी पिघलेगा और वह तुम्हें अपना लेगा। कहते कहते राधिका जी भावुक हो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो नव्या अपनी सासू माँ से बोलती है, नहीं माँ जी, आप रोइए मत, मैं सब कर लूँगी, आप अपना और पिताजी का ध्यान रखिए। फिर राधिका जी नव्या से बोलती है, आज से तू आर्यन के कमरे में सोएगी, क्योंकि मुझे तेरे पिताजी को भी देखना है। मुझे माफ़ कर देना बेटा, पर अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वह शायद और भी बुरा होगा, क्योंकि अब से तुम्हें ही आर्यन की देखभाल करनी है। इस दौरान तुम्हें वह बहुत कुछ सुनाएगा, हो सकता है तुम्हें बहुत कुछ भला बुरा भी कहे, लेकिन बेटा तुम सह लेना। फिर राधिका जी नव्या से बोलती हैं, बेटा ये लो पानी और दवा, आर्यन को याद से खिला देना, उसके दवा खाने का समय हो रहा है।
और रात को सोने से पहले उसको थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करवा देना, हाथों का जैसा अस्पताल में नर्सों ने बताया था। ठीक है माँ जी, मैं देख लूंगी। थोड़ी देर बाद नव्या हिम्मत करके डरते डरते आर्यन के कमरे में जाती है और टेबल पर पानी का गिलास रख देती है और दवा भी रखती है। जैसे ही सामान रखने की आवाज आती है वैसे ही आर्यन आवाज देता है, माँ आप कहाँ थी? मैं कब से इंतजार कर रहा था। देखिए ना, मेरे पैर में कब से खुजली हो रही है। आप भी सोच रही होंगी कि मैं कैसा नालायक बेटा हूँ कि अपने पैरों में खुजली भी नहीं कर सकता। ऐसा बोलते हुए आर्यन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। नव्या भी उसको देखकर दुखी हो रही थी और उसके भी आंखों से आंसू निकल रहे थे। नव्या बिना कुछ बोले आर्यन के पैर में खुजली करने लगती है, लेकिन आर्यन को जैसे ही महसूस होता है कि यह कोई अजनबी एहसास है तो वह भावुकता से निकलकर चीख पड़ता है, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं मर जाना पसंद करूंगा पर तुम्हें अपनी नज़रों के सामने देखना कतई पसंद नहीं करूंगा। निकल जाओ मेरे कमरे से। और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इतना सब सुनने के बाद भी नव्या बेड को थोड़ा सा ऊपर करती है और दवा निकालकर उसे खाने को देती है, पर आर्यन गुस्से से उसका हाथ झटक देता है। फिर नव्या जबरदस्ती उसको दवा खिलाती है और पानी पिलाती है, साथ ही उसकी हाथों की एक्सरसाइज भी करवाती है। अब तो हर दिन यही सिलसिला चल रहा था। आर्यन नव्या को हर समय खरी खोटी सुनाता रहता था। वह उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, लेकिन नव्या मजबूरी बस सब सुनती रहती और अपने मुंह से एक बात भी नहीं निकालती। एक दिन की बात है, आर्यन नव्या पर इतनी जोर चिल्लाया कि वह अंदर तक टूट गई। आर्यन नव्या को धक्का मारकर दूर गिरा देता है और उसकी बहुत बेइज्जती करता है। वह गुस्से में अपनी पत्नी से बोलता है कि किस मिट्टी की बनी हो, जो किसी की नफरत भी नहीं समझ आती। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक इस घर को छोड़कर जा चुकी होती, पर तुम्हारी जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जिसे अपमानित होने में बहुत मजा आता है। अनपढ़ गंवार औरत। उस दिन नव्या आर्यन की बातों को सुनकर जोर जोर से रोना चाहती थी, लेकिन वह इतनी विवश थी कि ऐसा कर भी नहीं सकती थी। अब तो नव्या दिन पर दिन पत्थर सी बनती जा रही थी। 7 महीनों में वह इतना तो जान गई थी कि वह इस घर में अब तक टिकी है क्योंकि उसके सास ससुर ने उसे सर आंखों पर रखा है, इसलिए अक्सर वह अंदर अंदर घुटती रहती। नव्या अपने निस्वार्थ सेवा भाव से अपने पति की तकलीफों को कम करती गई, लेकिन नव्या की खुद की अंदर की तकलीफें बढ़ती गईं। देखते ही देखते कब 2 महीने निकल गए पता भी नहीं चला। अब तक आर्यन के काफी जख्म भर चुके थे, पर नव्या के जख्म आज भी हरे थे। इसीलिए एक दिन सुबह सुबह सबके उठने से पहले नव्या घर छोड़कर निकल जाती है, एक ऐसे सफर पर जहां उसके साथ उसकी परछाई के अलावा कोई और नहीं था। नव्या के भजन के साथ ही उस घर के लोगों की नींद खुलती थी, पर आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसीलिए चिंतित होकर राधिका जी नव्या को देखने कमरे में जाती हैं, लेकिन नव्या वहाँ भी नहीं थी। वह दौड़कर रसोई में देखती हैं, लेकिन नव्या तो वहाँ भी नहीं थी। वह रोते हुए अपने पति के पास आती हैं तो विष्णुदयाल जी से कहती हैं, अरे हमारी नव्या बहू कहीं दिख नहीं रही है। पूरा घर देख लिया लेकिन हमारी नव्या कहीं दिख नहीं रही है। राधिका जी के पति भी सारा घर देख आते हैं, लेकिन नव्या कहीं नहीं मिलती है। विष्णुदयाल जी और राधिका जी को अब तक तो समझ में आ गया था कि नव्या इस घर को छोड़कर चली गई है। विष्णुदयाल जी अपनी पत्नी राधिका से बोलते हैं, नव्या बेटी रहती भी तो कैसे रहती इस घर में, जब उसका पति ही उसे पसंद नहीं करता तो वह किस मुंह से यहाँ रहती। जाने कहाँ गई होगी मेरी बच्ची, भगवान उस पर रहम करना।
इधर आर्यन को जब पता चलता है कि नव्या घर छोड़कर चली गई है तो वह मन ही मन बहुत खुश होता है और अपनी माँ से बोलता है, चलो आफत चली गई इस घर से, अब चैन से तो रहने को मिलेगा। तब राधिका जी अपने बेटे से बोलती है, बेटा वह तुम्हारी पत्नी थी, उसके लिए ऐसे शब्द ना बोलो। तब आर्यन गुस्से से माँ से बोलता है, वह बहू होगी आपकी, मेरी कोई नहीं है। 1-2 महीने में आर्यन बिल्कुल ठीक हो जाता है और वह फिर से दिल्ली जाता है और वहाँ जया से मिलता है, क्योंकि वह अभी तक जया को भूल नहीं पाया था। वह जया से शादी कर लेता है और उसको अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है। जब आर्यन अपने घर पर आता है और जया को अपनी माँ और पिताजी से मिलाता है तो राधिका जी और विष्णुदयाल जी तो उसे देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें अपने बेटे की इस करतूत पर गुस्सा भी आता है, लेकिन वे अब कर भी क्या सकते थे। विष्णुदयाल जी और राधिका जी ना चाहते हुए भी जया को अपनी बहू मान लेते हैं। जया थोड़ी घमंडी स्वभाव की थी। वह अपने सास ससुर से ना तो अच्छे से बोलती और ना ही उनके कोई काम करती। कुछ सालों तक जया का व्यवहार आर्यन के साथ सही रहा, लेकिन अब वह आर्यन से भी थोड़ी कटी कटी रहने लगी। 1-2 साल तो आर्यन और जया के बीच में बहुत प्रेम रहा, लेकिन अब उनके बीच बात बात में लड़ाई होने लगी। और एक दिन तो आर्यन से जया की इतनी तेज लड़ाई हो गई कि आर्यन ने जया के ऊपर हाथ ही उठा दिया। उस दिन जया घर से तो चली गई, लेकिन पुलिस स्टेशन पर जाकर आर्यन और उसके माता पिता के नाम FIR दर्ज करा दी। आर्यन के ऊपर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस आकर आर्यन को गिरफ्तार करके चली गई। इधर आर्यन के माता पिता पुलिस को देखकर घबरा गए। वह पुलिस वालों से बोले भी कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक ना सुनी। विष्णुदयाल जी और राधिका जी बहुत देर तक बैठे बैठे पुलिस वालों से मिन्नतें करते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक ना सुनी और उनसे बदतमीजी से बात करने लगे। राधिका जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उन्होंने आज से पहले कभी भी पुलिस स्टेशन के दर्शन नहीं किए थे। तभी विष्णुदयाल जी पुलिस इंस्पेक्टर से बोलते हैं, सर हमें एक कॉल करनी है, क्या आप हमें एक कॉल करने देंगे? तो पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है, हाँ हाँ आप नंबर बोलिए, हम आपकी बात करा देंगे। विष्णुदयाल जी नंबर बताते हैं। तो पुलिस इंस्पेक्टर वह नंबर मिला देते हैं और फोन उनको पकड़ा देते हैं। फोन पर बात करके विष्णुदयाल जी वापस अपनी बेंच पर बैठ जाते हैं। तो राधिका जी पूछती है कि आप किससे फोन करने गए थे? तभी विष्णुदयाल जी अपनी पत्नी राधिका जी से बोलते हैं, सब्र रखो राधिका, अभी सब पता चल जाएगा कि मैं किससे बात करने गया था। अभी विष्णुदयाल जी को फोन किए हुए 15 मिनट ही हुए थे कि बाहर से एक मैडम आती है। उन मैडम को देखकर पुलिस इंस्पेक्टर एकदम खड़ा हो जाता है और उनको सलूट मारने लगता है। जेल में बंद आर्यन की नज़र जैसे ही उन मैडम के ऊपर जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह मैडम तुरंत ही इंस्पेक्टर के पास जाती है और बोलती है कि विष्णु शर्मा जी कहाँ हैं, हमें उनसे मिलना है, जल्दी उनको बुलाइए। तभी वह इंस्पेक्टर फटाफट विष्णु शर्मा जी को और राधिका जी को लेकर आता है। वह मैडम जैसे ही विष्णु शर्मा जी को देखती है तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह तुरंत ही उनके पैर छूती है और उधर राधिका जी को भी देखकर उनके पैर छूने लगती हैं। राधिका जी जैसे ही उन मैडम को देखती है तो उनके भी आंसू बहने लगते हैं। इंस्पेक्टर ये सब दृश्य देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वह मैडम और कोई नहीं विष्णुदयाल जी की बहू नव्या थी। नव्या आज इस जिले की डीएम थी। राधिका जी ने पूछा कि बेटी तुम यहाँ कैसे? तो नव्या अपनी सासू माँ से बोली, यह सब पिताजी की ही मेहनत का फल है, अगर वो नहीं होते तो मैं इस जगह पर नहीं पहुँच पाती। तब विष्णुदयाल जी अपनी पत्नी राधिका को बताते हैं कि जिस दिन नव्या घर छोड़कर जा रही थी उस दिन मैंने नव्या को जाते हुए देख लिया था।
नव्या जैसे ही घर से निकली तो मैंने अपने एक मित्र को फोन कर दिया और उसे नव्या को रोक कर रखने को कहा। मेरे उस मित्र को नव्या भी जानती थी तो वह उनके साथ चली गई। जब तुम मेरे पास आई थी कि नव्या चली गई है तब मुझे पता था कि नव्या कहाँ गई है। फिर मैं शाम को नव्या से मिलने गया तो नव्या वहाँ रो रही थी। मैंने नव्या को हिम्मत दी और उससे बोला कि बेटा सच में तुम महान हो, तुमने बहुत दिनों तक उस नालायक की सेवा की, लेकिन वह तुम्हारे त्याग और प्रेम के लायक नहीं है। क्योंकि मैंने भी बहुत बार आर्यन को तुम्हें गाली देते हुए सुना था। मेरा दिल भी रोता था कि एक मासूम बच्ची कितना सहेगी। इसीलिए बेटा मैंने निश्चय किया है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और पता है राधिका, नव्या पढ़ने में बहुत होशियार थी और इसके पिता ने मुझे एक बार बताया भी था कि यह IAS बनना चाहती है। इसलिए मैंने अपनी बेटी को IAS की कोचिंग करने के लिए दिल्ली भेजा। मेरी बेटी ने 3 साल तक लगातार कठोर मेहनत की और आज देखिए ये एक IAS बनकर बनी खड़ी है। तब राधिका जी बोलती हैं कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तब विष्णुदयाल जी बोलते हैं राधिका तुम कमजोर हो और तुम नव्या को भी कमजोर कर देती और वापस फिर से इस घर में उसे बुला लाती। लेकिन मैं अब अपनी बेटी को और घुटते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए मैंने निर्णय किया कि मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा। तब नव्या बोलती है लेकिन पिताजी आप लोग यहाँ कैसे। तब विष्णुदयाल जी आर्यन और जया की पूरी बात बताते हैं और वह यह भी बताते हैं कि जया ने हम दोनों को भी नहीं बख्शा, उसने हमारे खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई है। नव्या के कहने पर पुलिस इंस्पेक्टर इस केस की अच्छे से छानबीन करते हैं तो उनको इस केस में पता चलता है कि जया ने अपने सास ससुर और पति पर झूठा इल्जाम लगाया है। नव्या इस केस में अपने सास ससुर को बाइज्जत बरी करवाती है, साथ ही आर्यन को भी इस केस से मुक्ति दिलाती है। आज आर्यन नव्या से आंखें मिलाने के काबिल नहीं था। आर्यन नव्या के पैरों में गिर जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है तो नव्या बोलती है मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ़ करने वाली, मैं तो एक गंवार औरत हूँ। और उसको घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। आज आर्यन को अपनी करनी का फल मिल गया था। उसने कभी भी अपनी देवी समान पत्नी की इज्जत नहीं की और जिस लड़की को वह अपनी पत्नी बनाकर लाया उसने कभी उसकी भी इज्जत नहीं की। तभी कहा जाता है जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। आज विष्णुदयाल जी ने अपने पिता होने का फर्ज निभा दिया था। उन्होंने अपनी बेटी को इस काबिल बना दिया था कि अब तो वह किसी के आगे झुकेगी नहीं बल्कि अच्छों को अपने आगे झुका सकती है। तो दोस्तों आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।